शहर चली रे बढ़ी रे एक लहर, गांव गांव शहर शहर चली रे बढ़ी रे एक लहर। एक भारत श्रेष्ठ भारत, 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 एक भारत श्रेष्ठ भारत। दूरदर्शन देखने वाले सभी दर्शकों का कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपके लिए जो विषय लाए हैं वो भारत की एकता और अखंडता से जुड़ा हुआ विषय है। वैसे तो भारत भूमि की संस्कृति सदियों पुरानी है और भारत सदा से ही एक अखंड राष्ट्र रहा है, लेकिन आधुनिक परिवेश में जहां प्रचार, संचार और परिवहन की हर आधुनिक सुविधा है, एक जगह का संपर्क दूसरी जगह से आसानी से हो जाता है और प्रभाव भी बहुत जल्दी एक से दूसरी जगह पहुंच जाता है। तो ऐसे परिवेश में किस तरह से हम एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रख सकते हैं, इसके लिए हम आज कार्यक्रम में आपके लिए जिन विशेषज्ञों को लाए हैं, चलिए उनसे आपका परिचय कराते हैं। सबसे पहले कार्यक्रम में स्वागत करते हैं डॉक्टर भावना शर्मा का, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में और राजनीति शास्त्र पढ़ाती हैं। और दूसरे हमारे साथ आए हैं डॉक्टर विकास सिंह, ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं राजनीति शास्त्र में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला में। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपको बता दें कि ये दोनों हमारे जो आज अतिथि हैं, ये शिक्षा क्षेत्र से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि हमारी भारत सरकार की जो ये योजना है श्रेष्ठ भारत एक भारत, ये क्या है? डॉक्टर साहब, ये वर्तमान सरकार की एक योजना चलाई गई है जो राष्ट्र की एकता, अखंडता और भाईचारे को बनाए रखने के लिए जी 2015 से इसका कार्यान्वयन किया गया था, 31 अक्टूबर से जी। सरदार पटेल जी की जयंती के दिन से इसको मनाया जाता है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारी रियासतों को एकता के सूत्र में बांध के सेंट्रल गवर्नमेंट में मिलाया था जी। तो इसलिए ये एक ऐसी योजना है सरकार ने चलाई हुई जिसके माध्यम से हम पूरे राष्ट्र में एकता, अखंडता और भाईचारे को कैसे हम क्रियान्वयन कर सकते हैं जी। ये स्कीम चला रखी है जी। इसमें ऐसा है कि जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है वो एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करती है। उसमें यह किया जाता है कि एक स्टेट को दूसरे स्टेट के साथ पेयरिंग किया जाता है कुछ समय के लिए, या एक स्टेट को केंद्र शासित प्रदेश के साथ भी पेयरिंग किया जाता है जी। और शिक्षा के क्षेत्र में, कल्चर के क्षेत्र में, ट्रेडिशन के क्षेत्र में, आर्थिक के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में जो भी गतिविधियां एक राज्य के द्वारा की जाती है उसका ज्ञान दूसरे राज्य तक पहुंचाया जाता है जी। ये तो सर्वविदित है कि भारत तो विभिन्नताओं वाला देश रहा है जी। डिफरेंट वैल्यू है, नॉर्म है, कल्चर है, बिहेवियर है, ट्रेडिशंस है, बिलीफ है, फेथ है, तो भारत हमेशा से विविधताओं का देश रहा है। मेन इस आयोजन का ये रहता है, इस योजना का ये सब्जेक्ट मैटर इसके पीछे ये उद्देश्य है कि किस तरह से हम भाईचारे को ज़्यादा बढ़ा सके, एकता और विभिन्नता के होते हुए हम किस तरह हम एकता ज़्यादा रखें। इसमें ऐसा होता है कि जैसे अभी हिमाचल प्रदेश को केरल राज्य के साथ जोड़ा गया है, पेयरिंग किया गया है। तो इसमें यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में या आर्थिक क्षेत्र में हम अपनी योजनाओं को किस तरह से कार्यान्वयन कर रहे हैं, वो अपनी योजनाएं कैसे कार्यान्वयन करेंगे, इसका वार्तालाप, इसका आपस में एक इंटरेक्शन होता है। जैसे मैं अगर बताना चाहूँ, इसमें यह भी एक बात कही जाती है, जैसे कि हिमाचल राज्य है तो इसमें कम से कम ये रखा हुआ है कि कम से कम हिमाचल राज्य में कोई 5 ऐसी पुस्तकें हुई हों जो नेशनल अवार्डी हुई हो या स्टेट अवार्डी हुई हो, उनका उस राज्य की भाषा में ट्रांसलेशन किया जाएगा ताकि वो भी पढ़ सकें। उदाहरण के लिए अगर हिमाचल प्रदेश में कोई ऐसी पुस्तकें हैं, वो 5 पुस्तकें हम ले लेंगे जो जिनका राज्य स्तर पे इनाम मिला हो जिनको, या फिर राष्ट्रीय स्तर पे मिला हो, तो वो केरल की जो वहाँ की वर्तमान भाषा है, स्थानीय भाषा है, उस पर अनुवाद कर लेंगे। यानी कि यहाँ की जो आप वैल्यूज हैं, ट्रेडिशन है, वो किसी तरह तक ताकि वो भी पढ़ कहानियां हैं यहाँ की। हाँ। और केरला में भी अगर ऐसी कोई 5 किताबें हैं जो राष्ट्रीय स्तर पे पुरस्कृत हुई हों, तो उनका रूपांतरण जो है वो हिमाचल की भाषा में कर सकते हैं। अब जैसे हिमाचल में हिंदी भाषा बोली जाती है, पहाड़ी भाषा भी है, संस्कृत की तरफ भी है लोगों का जी। और यहाँ पे तो विविधताओं वाला, अगर हम एक स्टेट की बात करें, राज्य की, अगर हिमाचल प्रदेश की ही बात करें तो ये तो वैसी विविधताओं वाला बात है। यहाँ कुल्वी बोली जाती है, मंडियाली है, लाहौली है, किन्नौरी है जी, ये सारी उसमें। दूसरी बात इस योजना के माध्यम से ये भी कही गई है
कि कम से कम 5 सॉन्ग आपको स्थानीय सॉन्ग, जैसे हिमाचल का केरल के साथ है तो निश्चित तौर पे हम हिमाचल के 5 सॉन्ग का ट्रांसलेशन वहाँ की भाषा में कर देंगे ताकि वो लोग भी इसको जान पाएं। इस तरह से हम अपनी संस्कृति को दूसरे राज्य की संस्कृति के साथ करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। तो और सबसे बड़ी बात इसका ये है कि भाई एकता को हम कैसे बना सकते हैं, क्योंकि जब तक हम किताबों के माध्यम से तो पढ़ते हैं, पर अगर किसी चीज़ को हम देख भी लें, उसको हम ग्रहण भी कर लें, हमें नज़दीक से उसको आत्मसात करने का मौका मिले, तो हम ज़्यादा एक इंटीग्रेटेड मैनर में समझ सकते हैं। जी। तो सर, जैसे आप ये सब योजनाएं कह रहे हैं, अभी अगर ग्राउंड लेवल पे देखा जाए तो कितना इस पर कार्य हो चुका है? हाँ जी डॉक्टर साहब, इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि MHRD इसमें नोडल एजेंसी के रूप में काम करती है जी। परंतु साथ में क्या है कि काफ़ी सारी मिनिस्ट्रीज इसमें पार्टिसिपेटरी के रूप में भी काम करती है। उदाहरण के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ स्कूल एजुकेशन है, लिटरेसी का है, और इसमें डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड अफेयर्स का है, और मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स है, मिनिस्ट्री ऑफ इसमें टूरिज्म का है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है, मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग है। तो ये सारी मिलके आपस में एक पार्टिसिपेटरी एजेंसी के रूप में काम करती है और प्रमोट करती है। मेन उद्देश्य इस योजना का है कि हम भारत में किस तरह से अखंडता और भाईचारे को बनाए रख सकते हैं। जी। चलिए, अब आपसे मैं जानना चाहूँगी कि जैसे हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है और केरल जो है एक कोस्टल राज्य है, तो इन दोनों प्रदेशों के भूगोलिक क्या क्या समानताएं और भिन्नताएं हैं, या अन्य भी क्या समानताएं और भिन्नताएं हैं जो आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं? जी डॉक्टर साहब, देखिए आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया जी। भौगोलिक दृष्टि से अगर देखें तो हिमाचल प्रदेश जो है बिल्कुल नॉर्थ में राज्य पड़ता है। हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री देखिए लद्दाख से मिलती है, जम्मू कश्मीर से मिलती है, पंजाब से मिलती है, हरियाणा से मिलती है, उत्तराखंड से मिलती है, उत्तर प्रदेश से मिलती है। ठीक है जी। तो ये पूरा लैंड लॉक्ड है, और यहाँ पे आगे जाके देखें तो हम चीन और तिब्बत के साथ भी मिलती है। ये पूरा नॉर्थ में है। अगर हम केरला की बात करें तो पूरा वो साउथ में चले जाता है, साउथ वेस्ट में। अब केरला जो है पूरी तरह लैंड लॉक्ड नहीं है। उसका अगर हम देखें तो वो अरब सागर के साथ केरला का ज्योग्राफिया पड़ता है। 600 किलोमीटर की जो लंबी सीमा रेखा है वो अरब सागर के पास पड़ती है और बिल्कुल वेस्ट में पड़ जाता है। तो नॉर्थ और साउथ की अगर संगम की हम बात करें तो एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारे सामने ये आ जाता है केरल और हिमाचल का। दूसरी बात आपने डॉक्टर साहब पूछा ज्योग्राफी के बारे में, दोनों राज्य छोटे हैं। अगर देखा जाए ज्योग्राफी की तो 55,673 वर्ग किलोमीटर में हिमाचल प्रदेश फैला हुआ है, जबकि केरला जो है वो 38,863 वर्ग किलोमीटर में। केरला छोटा है ज्योग्राफी में, परंतु केरला की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है। केरला जो है वो 3,70,00,000 पॉपुलेशन है वहाँ की मौजूदा वक्त में। अगर हम हिमाचल की बात करें तो हिमाचल 70 लाख की ओनली। अब हिमाचल जो है ज्योग्राफी में पूरे हिंदुस्तान के अंदर 17वें नंबर पे जी, और पॉपुलेशन में 21वें नंबर पे आता है, और वो ज्योग्राफी में 21वें नंबर पे आता है। तो एक बड़ा आपस में एक तारतम्य और समागम दोनों राज्यों का अच्छा मिलता है। जी। अच्छा, अब डॉक्टर साहब आपसे मैं जानना चाहूँगी कि हिमाचल प्रदेश के खान पान और केरल राज्य का जो खान पान है, इनके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को आप बताने की कृपा करें। देखिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत में जो राज्यों की पेयरिंग की गई है उसमें एक राज्य जैसे दक्षिण का और एक जो है उत्तर का लिया गया है, तो खान पान टोटली डिफरेंट है दोनों जगह का, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन डिफरेंट है। कोस्टल स्टेट होने के कारण केरला में ना तो एक्सट्रीम सर्दी पड़ती है ना एक्सट्रीम गर्मी पड़ती है। वहाँ वेदर लगभग करीब एक सा ही रहता है। वहाँ ये कहा जाता है कि जब तक किसी की तबीयत खराब नहीं हो तो स्वेटर पहनने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो खान पान क्लाइमेट के अकॉर्डिंग वहाँ बदल जाता है। और चाहे यहाँ पर ठंड पड़ती है तो उस हिसाब से यहाँ का खाना पीना, जैसे अगर हम देखें कि यहाँ सीडू बहुत चलता है, यहाँ चावल और राजमा और छोले ये खाया जाता है मेन फूड। केरला में भी स्टेपल फूड जो वहाँ का है वो चावल ही है, लेकिन वहाँ उसको दूसरे तरीके से, जैसे इडली डोसा सांभर रसम बनता है। और जो ओणम जो वहाँ का एक स्टेट फेस्टिवल है जो 10 दिन तक लगातार चलता है और काफ़ी लोग जो है उसमें शामिल होते हैं। ये माना जाता है कि राजा जो महाबली हुए उनकी आत्मा जो है वो उतर कर आती है उस समय वहाँ पर। तो वहाँ जो विशेष व्यंजन जो बनता है उस दौरान वो साध्या कहलाता है। वो भी मेनली चावल का ही बनता है, लेकिन
क्योंकि वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन डिफरेंट होने के कारण जो वे ऑफ मेकिंग है वो डिफरेंट है जी, और यहाँ जो है वो डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण खान पान बदल जाता है। जी जी। तो डॉक्टर साहब, संस्कृति, शिक्षा और आर्थिक गतिविधियां जो दोनों प्रदेशों में हैं, इनके माध्यम से कैसे हम एक सेतु बना सकते हैं दोनों राज्यों के बीच में? देखिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत जो योजना है उसके पीछे जो मूल मंतव्य है, जो कि राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर सरदार पटेल की 140वीं जयंती पर जो घोषणा की गई जी जी, उसमें यही था कि हम अपने राष्ट्र को भी जाने और समझें। जैसे गांधी जी ने भी कहा कि भाई मेरे कमरे के दरवाजे खिड़की सब खुले रहें ताकि ताजी हवा आती रहे, लेकिन मेरे पैर जमीन पर रहे। यानी कि आप जहाँ हैं वहाँ पहले उस चीज को पकड़ के रखें जी। तो ये जो केरल और अगर हम हिमाचल का देखें तो अब यूजुअली होता क्या है कि हम पर्यटन के लिए विदेश जाना ज़्यादा पसंद करते हैं जी, और हम जहाँ बैठे हैं उस शहर की, उसका इतिहास, उसकी सभ्यता, उसकी संस्कृति से अनभिज्ञ रहते हैं जी। तो ऐसी स्थिति में एक भारत और श्रेष्ठ भारत जो योजना है इसमें पर्यटन को देश के भीतर ही प्रमोट करने की कोशिश की गई है। जी जी। और अनेकता में एकता की जो शक्ति, यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो हम कहते हैं, उस शक्ति के साथ जो एक भारतीयता का इंद्रधनुषीय जो रंग है उसको हम समझें, उस भावना को पकड़ें जी। तो इसलिए ये योजना जो है बहुत ही जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे पर्यटन स्थल हैं हिमाचल प्रदेश के अलग हैं, हाँ केरल जी। राज्य के अलग हैं, यहाँ के जो लोग हैं जब घूमने की बात आती है तो बाहर जाना पसंद करते हैं। मतलब दक्षिण अगर जाएंगे तो केरल के उनके कुछ पुराने मंदिर हैं या कुछ बीच हैं, ऐसी जगह पर वो प्रेफर करते हैं। और दक्षिण से जब लोग आते हैं तो हिमाचल प्रदेश में पुराने चाहे मंदिर हो, कुल्लू मनाली हो, टूरिज्म के दृष्टि से जो यहाँ पर रेलिवेंट जगह हैं वहाँ जाना पसंद करते हैं। तो पर्यटन की दृष्टि से किस तरह से हम कोई ऐसा ब्रिज कर सकते हैं दोनों राज्यों के बीच में आपके हिसाब से? जी हाँ, देखिए जैसे ज्योग्राफिकल लोकेशन डिफरेंट होने के कारण केरला में जो मेन टूरिज्म सीजन जो होता है वो होता है नवंबर टू फरवरी के बीच में। जी। यूजुअली पूरे भारत में लगभग ऐसे ही रहता है, लेकिन हिमाचल की ज्योग्राफी को अगर हम देखें तो एक पहाड़ी स्टेट होने के कारण यहाँ पर जो है बारिश का मौसम और सर्दी को थोड़ा सा करने की बजाय व्यक्ति जो है वो मार्च, अप्रैल, मई, जून गर्मी के मौसम में आना पसंद करेगा। जी जी। तो ऐसी स्थिति में हम पर्यटन के लिए हम कब जाना चाह रहे हैं, किस मौसम में जाना चाह रहे हैं, उस हिसाब से अपना डेस्टिनेशन तय कर सकते हैं। जी। क्योंकि वहाँ कोस्टल एरिया होने के कारण वहाँ उमस बहुत है। एक्सट्रीम गर्मी या ठंड वेदर लगभग एक सा रहता है, लेकिन उमस का एक सी बाउंड्री होने के कारण उमस का माहौल रहता है। जी। तो ऐसी स्थिति में आप किस महीने में आप यात्रा करना चाह रहे हैं उस हिसाब से आप अपना पर डेस्टिनेशन। दोनों टूरिस्ट प्लेस है ना? दोनों टूरिस्ट प्लेस है डॉक्टर साहब। एक्चुअली एजुकेशन जो है वो केरला की बैकबोन है और यही हाल हिमाचल में भी है। हिमाचल में भी लिटरेसी रेट काफ़ी हाई है। तो ऐसी स्थिति में, और दूसरा टूरिज्म, दूसरा दोनों ही स्टेट रिच फ्लोरा और फोना, मतलब जो है वनस्पति और जो है जीव जंतु जो है उसमें जंगल घने होने के कारण रिच है जी, काफी समृद्ध है। बायोडाइवर्सिटी हिमाचल प्रदेश में पूरे वर्ल्ड लेवल पे बहुत है दोनों डॉक्टर की साहब। काफी समृद्ध है। तो ऐसी स्थिति में पर्यटन के लिए अगर व्यक्ति जब जाना चाहता है तो किस मौसम में जाना चाहे, किस महीने में जाना चाह रहा है, उस हिसाब से अपना डेस्टिनेशन तय कर सकते हैं। जी, जैसे केरल में बैक वाटर्स हैं, वहाँ के बहुत फेमस हाँ, है, बैक बोट्स वाटर्स हैं। बिल्कुल। केरल का टूरिज्म जो है गॉड जोन कंट्री करके उसे वहाँ की सरकार प्रमोट करती है। वैसे हिमाचल भी देवभूमि है, यहाँ पर भी बहुत सुंदर सुंदर मंदिर हैं पुराने, चाहे काष्ठ कला के हों, चाहे आपके पुराने हमारी जो देव संस्कृति है, पुरानी कहानियाँ, किस्से हैं जो महाभारत कालीन की जो है वहाँ से जुड़े हुए मंदिर हैं। तो ये भी एक तरह का सेतु हो सकता है, क्योंकि देखिए भारत की जो संस्कृति है वी कैन ट्रेस इट बैक टू द टाइम्स ऑफ महाभारत। तो ऐसी कई पौराणिक कथाएं हैं जो हिमाचल को भी केरल प्रदेश से जोड़ती हैं। मतलब एक पूरी भारत की, जब हम अखंडता और संप्रभुता की बात करते हैं तो महाभारत की ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जो इस तरफ संकेत देती हैं कि एक अखंड भारतवर्ष था। और अगर आज बहुत सी ऐसी बातें हैं जो इस तरह के चैलेंजेस होते हैं कि भारत की एकता अखंडता को, तो हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदू धर्म बहुत पुराना एक धर्म है और इसीलिए इस बात में कोई दो राय है ही नहीं कि हमारा पूरा भारतवर्ष एक सेतु से ही बंधा था और बंधा रहेगा। अगर हम केरला की बात करें तो केरला को भी गॉड्स ओन लैंड कहते हैं जी, केरला के लिए।
हिमाचल में देवभूमि है, मंदिर बहुत ज़्यादा यहाँ पे। देखो सिमिलरिटी की जब हमने बात की थी तो मैं थोड़ा सा ध्यान पिछले सवाल की तरफ ही ले जाऊँगा आपका कि हिमाचल प्रदेश भी पहले प्रिंसली स्टेट रहा है। ब्रिटिश साम्राज्य जब यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में भी था, पूरे हिंदुस्तान के अंदर था, तो हिमाचल प्रदेश जो थे एक ये पंजाब हिल स्टेट्स में आता था, पंजाब प्रोविंस का एक हिस्सा था। तो 66 में क्या हुआ था कि पंजाब प्रोविंस के हिस्से जो हिली एरियाज थे वो हिमाचल प्रदेश में मिला के एक अपना हिमाचल प्रदेश बना था। 71 में राज्य बन गया था। यही बात अगर हम केरला के रूप में करें तो केरला 56 में राज्य बन गया था जी। तो केरला में भी क्या है कि त्रावणकोर का और त्रावणकोर की जो रियासत थी और कोचीन की रियासत थी, उन दोनों को मिला के बनाया है केरला। और बाद में क्या हुआ कि जो प्रिंसली स्टेट्स मैड्रास हुआ करती थी उन दौरान, मैड्रास का जो मालाबार हिल्स थे वो भी इसमें ले लिया। तो दोनों में समानता ये प्रिंसली स्टेट्स का भी आ जाता है बीच में। दूसरा आपने प्रश्न किया डॉक्टर साहब की ये देवभूमि के रूप में, तो हिमाचल में अगर देखेंगे तो बहुत सारे मंदिर हैं। और जैसे कि इस प्रोग्राम जो ये स्कीम चला रखी है वर्तमान सरकार ने एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए, तो वो हमारे जितने भी पर्यटन स्थल है, चाहे वो मंदिर हैं, चाहे वो और टूरिस्ट प्लेस है, चाहे वो स्पोर्ट्स के प्लेस है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसमें स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री भी एक पार्टिसिपेटरी के रूप में काम करती है, टूरिज्म काम करता है इसमें। तो सारे सोशल स्ट्रक्चर जो है वो एक इंटेग्रिटी नेशनल की बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा आयोजन करता है, बहुत ज़्यादा एक प्रयास इसका अपना रहता है। मंदिरों की बात अगर हम करें तो मंदिर बहुत दूर दूर से लोग मंदिर देखने आते हैं, देवभूमि बोलती हैं। अब अगर बात करें सराहन की शिमला जिले में भीमा काली टेम्पल है, यही हम शिमला की बात करें तो जाकू टेम्पल है। बहुत दूर दूर से लोग देखने आते, ना केवल केरला से बल्कि अन्य राज्यों से भी आते हैं और विदेशों से भी आते हैं। संकट मोचन मंदिर यहाँ पे है। कुल्लू की बात करें तो हिडिंबा माता का टेम्पल है, देवी का वहाँ पे। और जहाँ पे अगर चामुंडा की बात करें या चिंतपूर्णी माता की बात कर रहे हैं, नैना देवी मंदिर है वहाँ पे, शक्तिपीठ है, शूलिनी माता का मंदिर सोलन में है। तो वहाँ सब जगह मेले लगते हैं डॉक्टर साहब। और ना केवल वहाँ भारी राज्यों से बल्कि विदेशों से भी लोग आते हैं बस रहे यहाँ पे। ऐसी अगर सिमिलरिटी की बात करें तो आपने कहा यहाँ पे केरला की बात कही, जैसे महाबली हुए वहाँ पे, उनका वहाँ पे एक 70 राज्य था। तो उसमें कहानी के माध्यम से ये कहते हैं, कहानी जहाँ ख़त्म होती है कि बाद में पताल लोक में वो चले गए थे, पर उनको ऑथराइज किया गया कि आप साल में 10 दिनों के लिए अपने सब्जेक्ट से मिलने आ सकते हैं। तो आज वो ओनम नाम का फेस्टिवल वहाँ पे लगता है। हमारे कुल्लू में दशहरा लगता है, देखो रघुनाथ जी की याद में, 1 हफ्ते भर चलता है। तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है। अगर हम रामपुर की बात करें तो लवी का मेला एक व्यापारिक मेला है। तो डॉक्टर साहब कहने का भाव ये है, चाहे हम धार्मिक क्रियाकलाप के माध्यम से, चाहे व्यापार के माध्यम से, चाहे शिक्षा के क्षेत्र के माध्यम से, हमारा मेन मकसद तो ये है कि हम राष्ट्र में एकता और अखंडता कैसे बना रखें। अब देखिए अगर हम शिक्षा की बात करें तो हम क्या करते हैं, स्कूलों और कॉलेज लेवल पे हमारा ये रहता है कि निबंध प्रतियोगिता के माध्यम से या पेंटिंग के माध्यम से या नारा लेखन प्रतियोगिता के माध्यम से हम टाई अप कर लेते हैं उस राज्य के साथ, जिस राज्य के साथ एक राज्य का पेयरिंग होता है, आदान प्रदान करते हैं। टूरिस्ट आते हैं, पर्यटन स्थलों में उनको एक एक्सपोजर दिया जाता है, एक ऑपरेशन उनको दिया जाता है। और होटल मैनेजमेंट जो हिमाचल प्रदेश का अपना एक इंस्टीट्यूशन है, वो क्या करते हैं, वो कई बार कैटरिंग का या फूड का कंपटीशन रख लेते हैं। भाई आप अपने राज्य में कौन कौन सी चीज़ें बनाते हैं, हम आइए आपको ऑफर करते हैं, आप यहाँ पे वो चीज़ें बता के रखें। और छोटे छोटे मेले के माध्यम से उन चीज़ों का व्यापार भी किया जा सकता है। और लोग जो आम जनमानस है, जो किताबों के माध्यम से ज़्यादा जिसमें नहीं वो जानकारी प्राप्त कर सकता है, वो व्यवहारिक रूप से कर सकता है डॉक्टर साहब। तो ये एक अच्छी योजना चला रखी है जी। और जहाँ पर्यटन की और खेल की बात मैं भी करना चाहूँगा बीच में, अब हमारे यहाँ पे आइस स्केटिंग रिंग का देखेगा, पूरे वर्ल्ड के लोग यहाँ पे देखने आते हैं शिमला, है ना। नारकंडा में स्कीइंग होती है, मनाली में स्कीइंग होती है, पैराग्लाइडिंग का जो है सोलंग नाला कुल्लू में मनाली के साथ साथ जो है, और बीट बिलिंग जो हमारे कांगड़ा में है। तो बहुत बड़ा आयोजन किया जाता है। और वर्ल्ड लेवल पे बीट बिलिंग तो बहुत 2015 में तो हमने नेशनल इंटरनेशनल स्तर पे वहाँ पे ये प्रतियोगिता की थी। कहने का बात ये है कि हम किसी भी चीज़ को ले लें,
जो विकास है या आपसी भाईचारा है एक आयाम को लेके नहीं चलता है। जी बिल्कुल, हर Different व्यक्ति की aspect। अपनी जो रुचि होती है ना सर, जैसे हर जो एक रिलीजियस टेम्परामेंट का इंसान होगा, उसकी भावनाएं मंदिरों की तरफ थोड़ी ज्यादा यकीनी होंगी। तौर पे, यकीनी तौर पे। थोड़ा एडवेंचरस होगा, जिसका रिलीजन से जो कहता है मैं, बड़े हम सुनते हैं आजकल कि मैं रिलीजियस नहीं हूँ, क्योंकि रिलीजन एक बड़ा विवादास्पद मुद्दा हो जाता है। तो उनके लिए एडवेंचर स्पोर्ट्स है, लिटरेचर है, टूरिज्म है, ये सब चीज़ें उनको आकर्षित कर सकती हैं हिमाचल में। तो यानी कि सरकार का और विभागों का पूरा प्रयास ये रहना चाहिए कि किस तरह से उनको पूरी सुविधाएं दी जाएं और उनको अच्छा जो यहाँ पर हिमाचल की संस्कृति है वो पूरी उनको उनसे रूबरू करवा सकें अच्छी तरह से, एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे पूरा उनको इन चीज़ों से रूबरू किया जा सके। देखिए, इसमें मैं एक बात जोड़ना चाहूँगी जी कि जो जिस तरीके की फॉर्मल एजुकेशन चल रही है उसमें कहीं ना कहीं कुछ लोगों के मन में ये बात है जी कि भारत को अंग्रेज़ों ने एक करा। जी, जो 1000 साल तक का शासन रहा, मुगलों का शासन रहा, अंग्रेज़ों का रहा जी, लेकिन कहीं ना कहीं इस योजना के माध्यम से ये कन्वे करना और यूथ को ये समझाना, हमारी जो आगे पीढ़ी आ रही है उसको ये समझाना कि भारत शुरू से एक है जी। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति बहुत जो है समृद्ध रही है। अगर हम देखें कि दशमलव के प्रयोग से लेकर, जीरो के प्रयोग से लेकर, योग से लेकर और आयुर्वेद से लेकर भारत ज्ञान विज्ञान में समृद्ध रहा है। जी, जी। अगर हम पिछला इतिहास जब पढ़ते हैं तो अंग्रेजों के आने से पहले व्यापार में भारत की भागीदारी 30% थी। जी। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ जो भूल चुकी है, नई पीढ़ी को उसका भान नहीं है, उसको इस योजना के माध्यम से ये बताना कि भाई हमारा इतिहास गौरवशाली रहा है। अब इस बात को समझ के कि इतिहास गौरवशाली रहा है, हम चुप भी नहीं बैठ सकते, लेकिन कहीं ना कहीं इससे मोटिवेट हो, हम इंटीग्रेट हो और हमारी जो डाइवर्सिटी है उसकी हम कद्र करते हुए, उसका जो है एक ओजपूर्ण अपने अंदर भाव रखते हुए तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़े। जी बिल्कुल। जैसे डॉक्टर साहब, भारतवर्ष की जिन लोगों को ये गलत मान्यता है कि सिर्फ एक हिंदू धर्म ही इसका स्तंभ है, ये बिल्कुल एक नकारा जा सकता है, क्योंकि ज्ञान विज्ञान, भारत की संस्कृति, इतिहास इतना समृद्ध है कि धर्म तो उसका एक बहुत छोटा सा मामूली सा पहलू रह जाता है। और जो पूरे भारतवर्ष को अखंड बनाता है जो सेतु, वो यहाँ की पुरानी इतिहास के विद्वत्ता और जो भी संस्कृति है। जी बिल्कुल, जो प्राचीन रुझान रहा है, ये है वास्तव में जो हमें प्रयास करना चाहिए अपनी संप्रभुता को बनाने के लिए। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात को थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा डॉक्टर साहब। जरूर। जैसे कि चली की बात की, अगर ऐतिहासिक अध्ययन अगर हम करना चाहें जी, तो वर्ल्ड के बहुत बड़े बड़े जो विद्वान हुए हैं, स्कॉलर्स हुए हैं, ज्योग्राफर हुए हैं, डिस्कवरी जिन्होंने कर रखी है, उन्होंने भी भारत को एक अलग से रूप में देखा है। ज्ञान विज्ञान की दृष्टि में देखें, जैसे मैडम ने कहा शून्य की खोज के बारे में, आपने कहा पर्यटन स्थलों के बारे में, तो केरला की जब भी हम चर्चा करते हैं तो वास्को डी गामा इंडिया में 1498 ईस्वी में आए थे, देखिएगा। उन्होंने केरला का अपनी किताब में वर्णन किया हुआ है। मार्को पोलो ने अपनी किताब में केरला का वर्णन किया हुआ है। कोलंबस ने अपनी किताब में वर्णन किया हुआ है। और तो और इब्ने बतूता का नाम आपने सुना होगा शायद, ये मुस्लिम स्कॉलर रहे हैं, बहुत अव्वल दर्जे के ज्योग्राफर रहे हैं, हाँ एक्सप्लोरर रहे हैं वो। उन्होंने लिखा हुआ, वो लिखते हैं अपनी पुस्तक के अंदर कि भाई जो मैंने वर्ल्ड में 5 द्वीप देखे हैं, 5 बंदरगाहें देखी है, उनमें केरला का भी उन्होंने जिक्र किया डॉक्टर साहब। जी। और हिमाचल में तो आप देखते हैं कि वर्तमान काल में भी पूरे वर्ल्ड के जो लोग हैं वो हिमाचल में आते हैं। यहाँ शिमला है, मनाली है, कांगड़ा के पर्यटन स्थल है। तो कहने की बात यह है कि भारत सदियों से लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा है, चाहे अपनी सुंदरता के लिए रहा होगा, नेचर की सुंदरता के लिए रहा होगा। अभी मैडम ने बात की, आपने बात किया कि जैविक विविधता है, बिल्कुल यकीनी तौर पे हम कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में पूरे वर्ल्ड लेवल पे अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। और यही कारण है कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है कुल्लू में है। पिन वैली है, बहुत बड़ी अपनी उसके लिए नेशनल पार्क के रूप में जानी जाती है। जी। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए हमारे पास है। दूसरी बात आपने ये कहा कि जो केरल है वो आयुर्वेदा के लिए बड़ा जाना जाता है। हमारे भी यहाँ आयुर्वेदा में एक कॉलेज है पपरोला में, देखिएगा, हम भी प्रमोट करते हैं।
तो कहने का भाव ये हुआ कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता को हम इस तरह से प्रमोट कर सकते हैं। हमारे पास बहुत बड़े हेल्थ के इंस्टीट्यूशंस है, IGMC हो गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कॉलेज हो गया, IIT हमारे पास मंडी में है, IIM हमारे पास सिरमौर में है ना जी, और नीट हमारे पास हमीरपुर में है। तो सारे इंस्टीट्यूशंस में ना केवल हिमाचल प्रदेश के, ना केवल बाहर के राज्य के, बल्कि बाहर के देशों के भी आते हैं। ये हमारी HP यूनिवर्सिटी को आप ले लीजिएगा या सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला को ले लीजिएगा, हमारी HP यूनिवर्सिटी में देशों के लोग पढ़ते हैं। अब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के अंदर, तो हमारे पास विदेशी पढ़ते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि भारत भूमि का इतिहास इतना समृद्ध रहा है, आज भी यहाँ का जो इंटेलेक्चुअल हमारे पास हेरिटेज है, चाहे वो केरल का हो चाहे हिमाचल प्रदेश का हो, क्योंकि भारत का इतिहास ही इतना पुराना है, ये सब ग्रहण करने के लिए विदेशों से भी स्कॉलर्स बहुत तत्पर रहते हैं। और यही भारत भूमि की खूबसूरती है, यही हमारी अखंडता का एक प्रतीक भी है। तो अंत में हम यही कहना चाहेंगे दर्शकों की मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है, और एकता और अखंडता को बरकरार रखने के लिए यदि सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो सद्भावना की, प्रेम की और आपसी भाईचारे की है। तो कार्यक्रम में आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत, हमें ये सब जानकारी देने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं आपको आज का ये अंक बहुत पसंद आया होगा। इसी के साथ हम कार्यक्रम से आज आपसे विदा लेना चाहेंगे। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।